साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट के अंतर्गत जैव संचयन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायो एक्यूमुलेशन के नाम से जानते हैं, और जैव आवर्धन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं, इन दो टॉपिकों की हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दोनों ही जैव संचयन और जैव आवर्धन ऐसे टॉपिक हैं जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न बनता रहा है और आगे भी इनसे परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में हम लोग इनसे संबंधित उन सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते रहें और आगे बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो जैव संचयन अर्थात बायो एक्यूमुलेशन और जैव आवर्धन, ये दोनों ही इससे संबंधित हैं कि प्रदूषक और उनमें भी प्रदूषकों में मुख्यतः जो अनिम्नीकरणीय अर्थात नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, ये परितंत्र के भीतर किस प्रकार विभिन्न पोषण स्तरों से होकर के गुजरते हैं। तो इन्हीं से इसी प्रक्रिया से संबंधित हैं ये दोनों टर्म, जैव आवर्धन और जैव संचयन। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैव संचयन की अर्थात बायो एक्यूमुलेशन की। तो जो जैव संचयन है यह दर्शाता है कि किस प्रकार जो प्रदूषक है अर्थात टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला मतलब कि आपका जो फूड चेन होते हैं उसके भीतर प्रवेश करते हैं तथा इन प्रदूषकों का लगातार जीव में संचयन होता रहता है। तो जो जीव में संचयन इनका होता है वही क्या कहलाता है, आपका जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। और इनका संचयन इसलिए होता रहता है क्योंकि ये प्रदूषक सामान्यतः क्या होते हैं, अजैव निम्नीकृत होते हैं अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अजैव निम्नीकृत क्या होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अजैव निम्नीकृत पदार्थों से अभिप्राय या तात्पर्य ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते हैं, मतलब कि जीवधारियों के भीतर ये बने रहते हैं, ये समाप्त नहीं होते हैं। एक प्रकार से कहें तो ये ना ही गलते हैं ना ही उसके अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो कि अजैव निम्नीकृत होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो संदूषक हैं या जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, ये जीवों में प्रवेश कैसे करते हैं, मतलब इनका जो उसके अंदर संचयन होता है किस प्रकार से होता है। तो इनका जो संचयन होता है या इनका जो प्रवेश होता है वो कई प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जैसे कि श्वसन के माध्यम से, भोजन ग्रहण या पदार्थों के त्वचीय संपर्क एवं अन्य तरीकों से इनका जीवों के भीतर प्रवेश होता है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि यदि कोई मछली किसी दूषित पानी में लगातार तैरती रहती है तो अनिम्नीकृत अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक उसके उत्तकों अर्थात टिश्यूज में जमा होते रहते हैं। तो इस प्रकार से वह मछली जितने लंबे टाइम तक उस दूषित पानी में तैरेगी या उस दूषित पानी में रहेगी तो उसमें इन जो प्रदूषक हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, उनका जमाव उसके टिश्यू में बढ़ता जाएगा। अब जो जैव संचयन होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पहला जो है आपका जीवधारी जैव संचयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्मल बायो एक्यूमुलेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी पदार्थ का सांद्रण जो है वो किसी जीव में समय के साथ बढ़ता जाता है। मतलब कि कोई जीव जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है उसके संपर्क में कितने लंबे टाइम तक रहता है, तो जितने लंबे टाइम तक वह उसके संपर्क में रहेगा उतना ही ज़्यादा इसका जो संचयन है या बायो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपने जो अभी ऊपर बात की कि यदि कोई मछली किसी दूषित पानी में लगातार तैरती रहती है तो अनिम्नीकृत नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक उसके टिश्यूज में जमा होते रहते हैं। तो यह उदाहरण यहाँ पर भी काम करेगा। अगला है पोषण हस्तांतरण जैव संचयन या ट्रॉफिक ट्रांसफर बायो एक्यूमुलेशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अनिम्नीकृत पदार्थों का स्थानांतरण जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक होता है और इसमें उच्च पोषण स्तरों पर प्रदूषकों की सांद्रता अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि तालाब की मान लीजिए कोई छोटी मछली है और तालाब का जल जो है वो प्रदूषित है, मतलब उसमें ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और वो उसमें प्रवेश करते हैं जैसे कि उसके त्वचीय संपर्क के माध्यम से और उसके टिश्यूज में वो जमा होते रहते हैं। और मान लीजिए उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं तो उनका संचयन जो है बड़ी मछलियों में होगा और उसकी मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब उन बड़ी मछलियों को मनुष्य के द्वारा खाया जाएगा तो वह जो प्रदूषक है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक वह किस में ट्रांसफर हो जाएगा, मनुष्य के अंतर्गत ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है उच्च पोषण स्तर का जीव है, तो यहाँ पर इनके प्रदूषकों की जो सांद्रता होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे बात कर लेते हैं मृदा जैव संचयन के बारे में या सॉइल बायो एक्यूमुलेशन के संबंध में। तो मृदा में प्रदूषकों का जमाव बढ़ता जाता है तथा अब इन मृदाओं में जो पादप या जो पेड़ पौधे होंगे और जो छोटे जीव होंगे जो इनको ग्रहण करते हैं, इन प्रदूषकों को ग्रहण करते हैं,
तो वो क्या होगा, उनमें इनका संचयन होता रहेगा। तो ये मृदा जैव संचयन कहलाता है। तथा अब प्रश्न उठता है कि जो जैव संचयन है, बायो एक्यूमुलेशन, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो कुछ कारक हैं जिनको के बारे में हम लोग देख लें, परीक्षा में पूछा जाए, दे 3-4 कारक फैक्टर दे कि इनमें से कौन सा जैव संचयन को प्रभावित करते हैं, तो आप आसानी से उसको टिक कर सकेंगे। तो इसमें पहला है आपका पदार्थों का ग्रहण करना, दूसरा है पदार्थों का भंडारण तथा भंडारण क्षमता, तीसरा है पदार्थों का निष्कासन, और चौथा है हाइड्रोफोबिसिटी। तो हाइड्रोफोबिसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबी। तो हाइड्रोफोबी जो होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में कि जल विरोधी, मतलब जो जल के अणुओं को विरोध करने वाला, मतलब उनको आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, यह जो हाइड्रोफोबिसिटी या जो प्रक्रिया है, यह वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जब समुद्र वगैरह में ऑयल स्पॉइल होता है, मतलब उसके तल पर जो ऑयल होता है वो उसका फैलाव हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए, उस तेल को रिमूव करने के लिए उसकी परत को, यह जो प्रक्रिया हाइड्रोफोबिसिटी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अन्य कारकों में जो है पानी में प्रदूषकों की सांद्रता तथा किसी जीव का आयु, लिंग व प्रकार, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जैव संचयन को, बायो एक्यूमुलेशन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक तथ्य और याद रखिएगा कि जो जैव संचयन अर्थात बायो एक्यूमुलेशन है, इसको पार्ट्स प्रति मिलियन अर्थात पार्ट्स पर मिलियन ppm में मापा जाता है। यदि कहीं पूछ ले कि जैव संचयन को किस मात्रक में मापा जाता है, तो इसको पार्ट्स पर मिलियन अर्थात ppm में मापा जाता है। तथा यहाँ पर कुछ हम लोग ऐसे पदार्थों को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, प्रदूषक हैं, जिनमें जो है संचयन की क्वालिटी अर्थात जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन की क्वालिटी, प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, जिसको शॉर्ट में हम लोग DDT के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर DDT का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, क्योंकि कई बार परीक्षा में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। तो यह जो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन है, यह एक कीटनाशक के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा यह जो DDT है, यह मानव में कैंसर व टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारक के तौर पर यह उत्तरदायी होता है। मतलब जो मनुष्य में जो कैंसर होता है या टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसका एक मेन फैक्टर जो है वो DDT है। तथा एक दूसरा पदार्थ है जिसका नाम है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, जिसको शॉर्ट में लोग PCB के नाम से जानते हैं। यह इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग पेंट, प्लास्टिक इत्यादि को बनाने में किया जाता है, और कई जगह पर इसको क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। इसके नुकसान को देखते हुए इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा भारी धातुएं अर्थात हैवी मेटल्स, जिसमें आपका पारा है, कैडमियम है, सीसा, ये सारी चीज़ें, धातुएं आती हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रदूषक हैं या ऐसे पदार्थ हैं जिनमें जैव संचयन की क्वालिटी पाई जाती है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं जैव आवर्धन अर्थात बायो मैग्निफिकेशन की, कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जैव आवर्धन अर्थात बायो मैग्निफिकेशन से तात्पर्य उस प्रवृत्ति से है जिसमें जैसे जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस या प्रदूषक जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, वैसे वैसे उनका सांद्रण भी अगले पोषण स्तर के जीवधारियों में बढ़ता जाता है। जैसा कि हम लोग पहले ही एग्जाम्पल एक देख चुके हैं, उसमें हमने कहा था कि यदि मान लीजिए तालाब में एक छोटी मछली है और वो जो तालाब है वह प्रदूषित है, मतलब उसमें ऐसे टॉक्सिक पदार्थ हैं जिनका संचयन उस छोटी मछली के टिश्यूज में है। अब उस छोटी मछली को यदि मान लीजिए बड़ी मछली खाएगी तो उसका सांद्रण उस बड़ी मछली में बढ़ेगा, और उस बड़ी मछली को यदि मनुष्य के द्वारा खाया जाएगा तो मनुष्य में उसका सांद्रण और अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है उच्च पोषण स्तर का प्राणी है, तो मनुष्य में इसका जो सांद्रण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से जो जैव संचयन होता है वो क्या होता है, वो एक ही पोषण स्तर पर जो जीव होता है उसके शरीर में या में जो इसका संचयन होता है उसको प्रदर्शित करता है, जबकि जैव आवर्धन जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में इसका ट्रांसफर जो होता है उसको प्रदर्शित करता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जो जैव संचयन अर्थात जो बायो एक्यूमुलेशन के द्वारा जीवधारियों में संग्रहित प्रदूषक होते हैं, उन प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषण स्तर के जीवधारियों में होता है, तो इन प्रदूषकों की मात्रा व सांद्रता उन जीवधारियों में बढ़ जाती है, और इसे ही जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आपने वो मछली वाला उदाहरण यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि छोटी मछली को बड़ी खाती है, बड़ी को मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, तो मनुष्य में इसकी सांद्रता और मात्रा क्या होगी, उन प्रदूषकों की वो बढ़ जाएगी। यहाँ एक उदाहरण और देख सकते हैं कि एक दवा होती है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। तो जो डाइक्लोफेनेक है अब यह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका प्रयोग पशुओं के लिए दर्द निवारक के तौर पर किया जाता था, और जिन पशुओं पर इसका इस्तेमाल होता था दर्द निवारक के रूप में, वो पशु जब मरते थे
तो चूंकि उनके शरीर में यह जो डाइक्लोफिनेक जो प्रदूषक होता था, चूंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता था, तो वह उसका उसमें बना रहता था। और जब इन पशुओं को जो मृत शरीर होता था उनको गिद्धों के द्वारा खाया जाता था, तो यह जो प्रदूषक होता था, यह नॉन बायोडिग्रेडेबल दवा गिद्धों की किडनियों को दुष्प्रभावित करता था और उनकी किडनियाँ फेल हो जाती थी, जिससे कि उनकी जो गिद्ध होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो गिद्धों की जो संख्या इतने बड़े स्तर पर कम हुई है, उस कम होने के पीछे जो है यह दवा डाइक्लोफेनेक भी एक बहुत बड़ा इसका हाथ रहा है, या मतलब बहुत बड़ा फैक्टर रहा है यह। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट के रूप में और चीज़ याद रखिएगा कि एक दवा है मेलोक्सिकम। यह दूसरी पीढ़ी की नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, अर्थात NSAID दवा है, जिसका उपयोग डाइक्लोफेनेक के विकल्प के रूप में किया जाता है। और यह दवा जो है भारत में बिक्री हेतु अधिकृत है, जबकि डाइक्लोफेनेक जो है प्रतिबंधित है, वहीं पर यह दवा जो है इस पर प्रतिबंध नहीं है, अधिकृत दवा है। तो जो आपका डाइक्लोफेनेक था वह पहली पीढ़ी का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग था, और यह जो है यह दूसरी पीढ़ी का है। अब फिर से हम लोग जैव आवर्धन पे आते हैं। तो चूंकि जैव आवर्धन में क्या होता है, एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती जाती है, अतः सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवधारियों में इन प्रदूषकों की सांद्रता क्या होगी, वो सर्वाधिक होगी। उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए पेड़ है, जिस मृदा में यह पेड़ उगता है वह उस मृदा में ऐसे प्रदूषक पाए जाते हैं, या वहाँ पर इसकी अधिकता है ऐसे प्रदूषकों की। तो उस पेड़ के जो घास फूस है या जो उसकी पत्तियाँ हैं, उसको यदि खरगोश के द्वारा खाया जाएगा तो इसमें ये जो प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल है इनका सांद्रण बढ़ेगा। अब इन खरगोश को यदि जंगली बिल्ली के द्वारा खाया जाएगा तो इसमें इसका सांद्रण और ज़्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 1% था, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए 10% हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 100 हो जाएगा। और फिर इस जंगली बिल्ली को मान लीजिए शेर खाता है तो यहाँ पर सांद्रण मान लीजिए यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो उच्च पोषण स्तर वाला जो जीवधारी होगा वहाँ पर इनकी सांद्रता जो है सर्वाधिक हो जाएगी। इसके अलावा जो जैव आवर्धन है, बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों में 4 विशेषताओं के साथ 4 क्वालिटी का होना आवश्यक है। यदि उस प्रदूषक में 4 विशेषताएं हैं तो वो जैव आवर्धन के लिए उत्तरदायी होगा, मतलब कि उसमें ये प्रॉपर्टी होगी कि वो जैव आवर्धन करेगा। कौन कौन सी? पहला है कि वो जो प्रदूषक है उसमें दीर्घ स्थायित्व होना चाहिए, मतलब कि वह जल्दी समाप्त नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, स्थानांतरणशील होना चाहिए मतलब। तीसरा, विभिन्न प्रकार की वसा में वो उसकी विलयशीलता होनी चाहिए, कि वो जो फैट होता है फैट में यह विलीन होना चाहिए। तो इसको कथन के रूप में याद रखिएगा, या किसी एक कथन के रूप में दे सकता है कि वैसे प्रदूषक जैव आवर्धन के लिए उत्तरदायी होते हैं जो विभिन्न प्रकार की वसा में विलयशील नहीं होते हैं, अर्थात घुलनशील नहीं होते। तो यह कथन गलत हो जाएगा। वो वही प्रदूषक जैव आवर्धन के लिए उत्तरदायी होंगे जिनमें विभिन्न प्रकार की वसा में विलयशीलता का गुण पाया जाएगा। इसके अलावा चौथा जो क्वालिटी होती है वो है आपकी जैविकीय सक्रियता। तो ये 4 क्वालिटी या 4 विशेषताएं होना आवश्यक है किसी प्रदूषक के जैव आवर्धन होने के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जैव आवर्धन तभी होगा जब प्रदूषक वसा में घुलनशील और जैविक रूप से सक्रिय है। यही कारण है कि प्रदूषकों की माप के लिए उन उत्तकों अर्थात उन टिश्यूज को चुना जाता है जिनमें वसा जमा होता है, फैट जिसमें जिन टिश्यूज में फैट जमा होता है उन्हीं को प्रदूषकों की माप के लिए चुना जाता है। और यदि प्रदूषक जो है जैविक रूप से सक्रिय नहीं है तो यह चिंतनीय नहीं है, मतलब वो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जैव आवर्धन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर कुछ उदाहरण को देखें तो उदाहरण के तौर पर जो दवा है DDT, जो हम लोग जैव संचयन के उदाहरण में भी देखे थे, तो यह DDT जो है इसमें जैव संचयन और जैव आवर्धन दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। तो DDT जिसका पूरा नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, इसका प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में फिलहाल इसका प्रयोग मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है और कुछ शिकारी पक्षियों बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि DDT क्या होते हैं, उनके अंडों की दीवारों जो सेल्स होते हैं उनको पतला कर देते हैं, जिससे वो अंडे परिपक्व होने से पहले ही टूट जाते हैं। इस प्रकार उन शिकारी पक्षियों की संख्या में गिरावट आती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो जैव संचयन अर्थात बायो एक्यूमुलेशन था और जैव आवर्धन अर्थात बायो मैग्निफिकेशन था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर विस्तार से देखा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जिस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देखते हैं, यह है कि DDT से संबंधित सत्य कथन, मतलब जो कथन दिए गए हैं उससे हमें सत्य कथन को चुनना है। DDT से संबंधित अर्थात
डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथन के संबंध में। तो पहला कथन है इसमें कि इसका जो प्रयोग है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। दूसरा, इसका मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरा, इसमें जैव संचयन एवं जैव आवर्धन होता है। तो यहाँ पर जो पहला है कि कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है, सही है। दूसरा, इसका मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह आपके कैंसर और आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा इससे जैव संचयन एवं जैव आवर्धन होता है, यह भी हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार से जो कथन 1 और 3 है, कथन 1 और 3 वह सत्य हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पीसीबी अर्थात पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल से संबंधित सत्य कथन हैं, मतलब कौन से इसमें से सत्य कथन है इसमें। तो पहला कथन है कि जो यह पीसीबी है यह एक औद्योगिक उत्पाद है जिसका प्रयोग पेंट प्लास्टिक बनाने में होता है, तथा दूसरा कथन यह बहुत से देशों में प्रतिबंधित है। तीसरा, इसका जलीय जीव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथा है सील मछली की वृद्धि में यह रसायन जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है कि यह औद्योगिक उत्पाद इसका प्रयोग पेंट प्लास्टिक बनाने में होता है, तो यह सही है। दूसरा, कि यह बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित है, तो इसके दुरुपयोग, इसके नुकसान को देखते हुए इसको प्रतिबंधित किया गया है, जैसे यूरोप वगैरह में। तीसरा, कि इसका जलीय जीव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह गलत है। सील मछली पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यह सील मछली की वृद्धि में सहायक नहीं होता, बल्कि उसको दुष्प्रभावित करता है और उसकी मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। यही वजह है कि यूरोप वगैरह में इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका जो पहला और दूसरा कथन है वो आपका सही हो जाएगा और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि जैव आवर्धन में किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। और दूसरा कथन है कि जैव संचयन अर्थात बायो एक्युमुलेशन में जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है। तो हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखें, दोनों कथन जो हैं आपके असत्य हैं। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों के जो डिफिनेशन है वो इंटरचेंज कर दिया गया है। जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन क्या होता है कि में जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है, तो ये जैव आवर्धन के लिए है। और जैव संचयन में क्या होता है कि जैव संचयन में किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में, मतलब प्रथम पोषण स्तर में ही सांद्रण इसका बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस प्रकार से जो कथन 1 और 2 दोनों ही आपके गलत हो गए, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर विस्तार से इस वीडियो के अंदर जैव संचयन और जैव आवर्धन के बारे में चर्चा की और उन सारे बिंदुओं की चर्चा करने का प्रयास किया जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।